धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेक्शन में हम मॉडल पेपर 2021 के लिए जो कुछ प्रश्न बनने वाले हैं उनको लेके हम चर्चा करने वाले हैं। यह आज का हमारा मॉडल पेपर हमारे जो पिछले अध्याय थे और उनको इस वर्ष हटा दिया गया है, उनमें से भी 50% अध्यायों का ही है। शेष बाकी के जो 8 चैप्टर बचेंगे हमारे, उनका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्न जो हैं उनके लेके आएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर धैर्य क्लासेज मालपुरा की अनुपम प्रस्तुति है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने अन्य साथियों को भी जोड़ें। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको किसी प्रकार के कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करें। आपके सुझाव, आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए मनोबल का काम करते हैं। उससे बाद हम आपके लिए कुछ और अन्य चीज़ें लेके आएंगे। हम सबसे पहले हमारे जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र में आने वाला है उसमें बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनके अंदर से बहुत सारे विकल्प आएंगे, मतलब 4 विकल्प आएंगे। 4 में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। आपको ध्यान है हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह की परिभाषाओं से, विभिन्न तरह की पुस्तकों से कुछ विशेष जो चीज़ होती है वहाँ से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इन प्रश्नों की प्रकृति को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न जो है इसमें हमारे 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो पहला जो प्रश्न है उसको हम देखें तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ऐसा कथन कुमारी एलन सैंपल का है और एलन सैंपल जो है इसमें बी ऑप्शन जो है ब उसमें है, तो इसका सही आंसर कुमारी एलन सैंपल होगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो दूसरे चैप्टर से जनजातियों से संबंधित है। कोदू और कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं? एक जनजाति ऐसी है जो कोदू और कुटकी अपने को खाने के रूप में काम में लेती है। ये जिस प्रकार गेहूं के बाली निकलती है उस प्रकार के होते हैं खाद्यान्न, और ये मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों के अंदर होते हैं। और पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में रहने वाली जो जाति है वो गोंड है, इसलिए गोंड जनजाति का ये मुख्य भोजन है। इसके उपरांत अगर हम देखें तो पेंडा कृषि कहाँ की जाती है? तो पेंडा कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसके अंदर पर्वत और पठारों के ऊपर जो वन पाए जाते हैं उन वनों को साफ करके और वहाँ पे कुछ समय के लिए कृषि की जाती है। और ये मूल रूप से जो है गोंड जनजाति के द्वारा होती है और ये मध्य प्रदेश में की जाती है। इसका सही आंसर जो है स है मध्य प्रदेश। इसके उपरांत अगर हम देखें तो स्थायी आवास की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? मनुष्य अस्थायी आवास के रूप में तो शुरू से ही रह रहा है, आदि मानव के समय से ही। पहले तो स्थायी आवास थे ही नहीं उसके। जब उसके जीवन के अंदर स्थायित्व आया तो वो स्थायित्व जो है उत्तर पाषाण काल में आया। पाषाण काल के बाद में जब उसका अंतिम समय चल रहा था, समाप्ति की ओर था उत्तर पाषाण काल, तो उस समय मनुष्य ने जीवन में स्थायित्व जो है आवास बनाकर रहने लगा, यह स्थायित्व उसके जीवन में आया। इसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किसने किया है? अगर हम इस प्रश्न का सही आंसर जाने तो जानवरों, जलवायु, कृषि और व्यापार। तो इसके अंदर से अगर हम देखें तो कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया है। 2016-2015 के अंदर एक प्रश्न पूछा भी गया था कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें ध्यान है मानव पहले खाद्यान्न और संग्रहण के लिए, भोजन संग्रहण के लिए और आखेट के लिए जानवरों के पीछे इधर उधर घूमता था, मतलब वो अस्थायी जीवन जीता था। जब उसके भोजन वगैरह की कमी आई तो वो इन पशुओं के लिए, चारे के लिए, स्वयं के लिए जल वगैरह प्राप्त हो तो नदियों के किनारे आकर रहने लगा, जहाँ जब भी जानवर कोई पानी वगैरह पीने के लिए आते थे तो वो उनका शिकार कर पाता था। इसके बाद उसके जीवन में जब उसने बीज बोए और कृषि कार्य शुरू किया, फिर उसके संपत्ति वगैरह हुई, पशुपालन रखे, तो उनको वो सुरक्षित रखने के लिए उसने स्थायी रूप से आवास बनाए। पहले तो स्थानांतरित चलता था वो, कभी कुछ समय के लिए यहाँ, कभी यहाँ ऋतु प्रवास वगैरह, लेकिन फिर उसके जीवन में स्थायित्व आया तो कृषि के बाद से उसके जीवन के अंदर स्थायित्व आया है। अगला प्रश्न जो है वो जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या वाले चैप्टर से 13वां चैप्टर जो हमारे है भारतीय जनसंख्या वृद्धि घनत्व, उससे है। तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, क्योंकि अंतिम जनगणना जो नवीनतम है वो 2011 में हुई है, 2021 में होनी है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है। तो 2011 की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोह क्रम है घनत्व के आधार पर बड़े से कम की ओर। तो इसके अंदर हमारे सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और बिहार हमें सबसे पहले सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही क्रम यह है। इसके उपरांत अगला प्रश्न जो है वो है कि जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन
विभाजन का वर्ष कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय संस्कृति में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऐसा समय जिसके अंदर जनसंख्या का एक प्रकार से महान विभाजन हो, उसके बाद से एकाएक अलग से परिवर्तन देखने को मिले, तो ऐसा वर्ष जो है वो 1921 का है। 1921 वाला जो वर्ष है इसे महान जन विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके उपरांत अगला प्रश्न जो है हमारे वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये हमारे 19वां जो चैप्टर है उद्योग का, वहाँ से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। और पूर्णतः स्वदेशी तकनीक के ऊपर आधारित जो है वो कर्नाटक का विजयनगर है। इसका भी सी आंसर सही है। इसके उपरांत अगला प्रश्न है कि भारतीय लोहे एवं इस्पात प्लांट को लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। तो लोहे अयस्क को कहाँ से, इसको कच्चे पदार्थ की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसको IISCO जो हमारी है, भारतीय लोह इस्पात एंड इस्पात कंपनी जो है इसको, तो इसको सिंह भूमि से लोह इस्पात की प्राप्त होती है। मतलब इसका सी आंसर सही है। इसके उपरांत जो हमारा 23वां लेशन है राजस्थान से संबंधित है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसका सही क्रम क्या है? ए और बे दे रखे हैं। ए के अंदर हमारे शाखा जो इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाएँ हैं उनका नाम है, और बे के अंदर जिले हैं। कौन सी शाखा कहाँ है, इसको अगर हम देखें तो रावतसर, अगर हम शाखा को देखते हैं तो रावतसर हनुमानगढ़ में है। इसके बाद अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में है, पुंगलगढ़ बीकानेर में है, और सागरमल गोपा जो है जैसलमेर के अंदर है। तो इस आधार पे हमारे इसका सही आंसर हमें द, से, ए और ब जो है बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सटीक आंसर बी होगा। इसके उपरांत हमारे बहुत विकल्पी प्रश्न हुए। इसके उपरांत एक एक लाइन के लिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम जिनको बोल सकते हैं, 15 शब्दों तक उसकी अंतिम शब्द सीमा होती है। इस प्रकार के हमारे 10 प्रश्न हमें ये देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के आंसर जो है हमें एक एक लाइन में देने होते हैं। रेडजेल की पुस्तक का अगर हम नाम देखें तो एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की पुस्तक है। एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो और बुशमैन हमने 2 प्रजातियां हमारे मूल रूप से पढ़ी है। तो एस्किमो जनजाति जो है मंगोल से संबंधित है, तो इसका सटीक आंसर जो है मंगोल प्रजाति होगा। इसके अंदर हम कई बार चूक जाते हैं और बुशमैन वाला कर देते हैं इसके अंदर, लेकिन एस्किमो जो है मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इसके उपरांत हंटिंगटन भूगोलवेता हुए हैं, इनमें मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा है? तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को 2 रूपों के अंदर बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। इन प्रश्नों के आंसर आपको एक PDF में भी मिल जाएंगे। हमारे इसके अंदर जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसके मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके आंसर और प्रश्न इन सब की PDF जो है वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इतुरपाक से क्या आश्चर्य है? इतुरपाक और माऊपाक 2 प्रकार की विधियां होती है आखेट की। एस्किमो लोग शीतकाल में जो आखेट करते हैं उसकी 2 विधियां हैं। तो इसके अंदर हमें इतुरपाक पूछा है, माऊपाक तो पूछा ही नहीं है। माऊपाक का एक बार शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ है कि माऊपाक का मतलब क्या होता है। तो माऊपाक का मतलब वैसे इंतजार करना होता है, लेकिन शीतकाल में हमें इतुरपाक पूछा है। तो शीतकाल की एक आखेट की विधि है। इसमें 2 शिकारी होते हैं और 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र से मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है जिससे वो आकर्षित होकर मछली उसकी तरफ आए, और दूसरे छिद्र के अंदर से व्यक्ति इशारा पाके और हारपून जो इनका एक भाले जैसा यंत्र होता है उससे उसका शिकार कर लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतुरपाक क्या है। तो इतुरपाक एक शीतकालीन आखेट की विधि है जिसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एस्किमो लोग ये शिकार करते हैं और एक छिद्र से चारा डाला जाता है, दूसरे छिद्र से हारपून के द्वारा शिकार किया जाता है। इसके बाद प्रश्न आता है हमारे, प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास ने अधिवास को किस प्रकार से प्रभावित किया है? अधिवास की परिभाषा क्या दी है? तो विडाल डिला ब्लास कहते हैं कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को, इसमें 2 जो कोड वर्ड हैं या कीवर्ड हम मान सकते हैं उसको, स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति, खुद के लिए रहने के लिए और उसकी संपत्ति जो भी उसके पास है। जैसा हमने पढ़ा कि स्थायीकरण के लिए मानव को कृषि ने प्रेरित किया है, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि उसके पास जब संपत्ति आ गई, उसके पशुपालन हुआ या उसके जो प्राप्त उसको खाद्यान्न वगैरह थे उनको सुरक्षित रखने के लिए मानव ने आवास का निर्माण किया। तो स्वयं के आवास पर अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना आवास कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं? विडाल डिला ब्लास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? हम कई बार यहाँ पे चूक जाते हैं, है ना। व्यक्ति जो अपने आजीविका के लिए कार्य करता है उसको आर्थिक क्रिया वगैरह में से कह लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सटीक आंसर होगा कि मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है। इसमें कीवर्ड क्या है? आर्थिक वृद्धि। तो मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनघनत्व कौन से राज्यों का है? इसका क्रम इसमें पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ये हम सभी जानते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारे,
राष्ट्रीय इस्पात नीति जो 2005 में की गई, इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके कुछ उद्देश्य थे। उसके अंदर वैश्विक स्तर पर एक तो लागत को कम लाना वैश्विक स्तर के ऊपर, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अंदर ये जा सके, और गुणवत्ता तथा उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो भारतीय लोहा जो उत्पादन हो रहा है भारत के अंदर, उसकी गुणवत्ता जो है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि वो विश्व व्यापार के अंदर एक प्रकार से स्थायित्व या प्रतिस्पर्धा उसमें ला सके। इसके उपरांत फिर 23वें चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया है, जनता जल योजना किस विभाग की है? तो जनता जल योजना जो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। इसे अंग्रेजी के अंदर PHED बोल देते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ करके इसका नाम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसको प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है, इसके द्वारा उल्टा ही पूछा जा सकता है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो जनता जल योजना, जो हमारे घरों के अंदर पेयजल का पानी पहुंचता है, वो इसी जनता जल योजना के द्वारा ही पहुंचता है। और ये कौन से विभाग की है? PHED जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। इसके उपरांत प्रश्न बनता है कि सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंचाई को हम कई बार कह देते हैं खेतों को पानी पिलाना वगैरह सिंचाई है, लेकिन इसको अगर हम सटीक परिभाषा देखें तो वर्षा के अभाव में जब भूमि के अंदर नमी की कमी हो जाए, और वर्षा के अभाव में जब हम फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करते हैं, उसमें नमी बनाए रखने के लिए उसमें जल प्रदान करते हैं या जल उसको पिलाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। इसके उपरांत कुछ प्रश्न बनते हैं, वो लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न बनते हैं। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार के 4 या 5 प्रश्न हमारे बनते हैं। तो इन प्रश्नों के अंदर अगर हम इनकी प्रकृति देखें तो इसमें लगभग हमें 50 शब्दों तक इसका आंसर लिखना होता है। लगभग हम अगर हमारी नोटबुक के आधार पर देखें तो आधे पेज के अंदर जो है हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए, प्रश्न है हमारे कि मध्यकाल के अंदर मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। पहले चैप्टर में से ये प्रश्न है, हम मानव भूगोल के विकास को 3-4 भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं, तो उसमें मध्यकाल का ये पूछा गया है। मध्यकाल में अगर हम मानव भूगोल के विकास को देखें तो व्यक्ति प्राचीन काल के अंदर या जो पाषाण काल है उसके अंदर तो व्यक्ति का अलग जीवन था, लेकिन जो मध्यकाल आया तो व्यक्ति ने कुछ खोज वगैरह कर ली, जैसे उसके पास जो है पत्थर से पत्थर को भिड़ा के आग पैदा करने का, और उसके अलावा लुढ़कते हुए लट्ठे से उसने पहिए वगैरह बना लिए। तो इसी कई सारी चीज़ें उसके जीवन में, मतलब वो निरंतर रूप से खोज वगैरह कर रहा था। तो इस काल में मनुष्य ने क्या किया? एक तो नौ संचालन संबंधी कुशलताओं को खोजा। नाव के संचालन के अंदर जो कुशलताएं चाहिए उसको नाव चलाने के लिए, उनके बारे में उसने खोजा। तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण एक देश से दूसरे देश में जाने लगा, और लोगों के अंदर जो मिथक थे, जो भ्रम बने हुए थे, वो भ्रम टूटने लगे कि इस वहाँ कौन सा देश है, वहाँ क्या है। तो ऐसे भ्रम जो है टूटने लगे कि हम ही हैं इस धरती के ऊपर। लेकिन जब पता चला, नौकायन का जब विकास हुआ, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में द्वीपों की आदि की खोज हुई, वो इसी काल में हुई। औपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषण को बढ़ावा दिया गया। तो हम इसको बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं ना। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ज्ञान का विकास हुआ विश्व के संदर्भ में, विशाल ज्ञान का, क्योंकि अगर नौकायन हुआ, एक देश से दूसरे देश में गए, तो वहाँ की कला, संस्कृति, भाषा, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के ज्ञान का प्रसार भी हुआ। इस काल के अंदर अन्वेषण भी हुए। विवरण में प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया, प्रदेशों के विश्लेषण पर, किसी क्षेत्र विशेष के विश्लेषण पर। उसको पहले संक्षिप्त रूप से था, अध्ययन क्षेत्र में इसके बढ़ा हुआ मानव भूगोल के, और इस आधार पर हम मानव भूगोल के विस्तृत विवरण को जो है जानने समझने लगे। तो ये सारी क्रियाएं जो है, जैसे नौकायन का हुआ, तकनीकी ज्ञान हुआ, एक दूसरे देश के अंदर गए, औपनिवेशीकरण की रुचियों का भाग हुआ, इससे खोज और अन्वेषण हुए, विशाल ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई, प्रादेशिक विश्लेषण हमने किया, अन्वेषण नए हुए, प्रादेशिक विश्लेषण से एक दूसरे देश के पक्ष और विपक्ष को जानने का मौका मिला, उसके अंदर अंतर स्पष्ट कर सके। तो इस प्रकार से हम इन सब बिंदुओं का समावेश करते हुए इस प्रश्न का आंसर जो है लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जा सकता है। एस्किमो के जीवन में सील मछली के महत्व को समझाइए। किस प्रकार से सील मछली का महत्व रहता है इनके जीवन में? तो सील मछली एस्किमो को एक तो भोजन प्रदान करती है। सबसे पहली आवश्यकता तो सील मछली का शिकार करते ही है। हमने अभी थोड़े समय पहले इतुरपाक और माओपाक विधियों के बारे में भी जाना। तो सील मछली का ये शिकार करते हैं, और उसका शिकार का पहला जो इनका उद्देश्य होता है वो भोजन प्राप्त करना होता है। देखो, सील मछली के प्रत्येक भाग का ये उपयोग करते हैं। उसकी खाल का करते हैं, उसकी हड्डियों का करते हैं, उसके मांस का करते हैं, उसकी चर्बी वगैरह जो होती है उस सबका भी ये लोग प्रयोग करते हैं। तो हम इन्हीं के आधार पर इसका जो है बिंदु बनाएंगे प्रमुख। तो सबसे पहले क्या पूरा करती है, वो इनके भोजन की आपूर्ति करती है। सील मछली की चर्बी जो है वो ईंधन के रूप में, उसे जलाने के रूप में काम आती है, अधिक समय तक जलती है। वहाँ वनस्पति तो है ही नहीं, बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे उनको जलाने के लिए क्या मिलती है? सील मछली का ही भाग जो है वो उनको मिलता है। सील मछली की चर्बी अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, अधिक तेज गति से जलती है, तो तेज ऊष्मा भी प्रदान करती है, और न्यूनतम जब यानी के
जब इनके तापमान न्यून रहता है तो उस तापमान को भी सम तापमान बनाने के अंदर ये उपयोगी होती है, क्योंकि अधिक उष्मा देती है ना ये। और इसकी खाल से ये लोग क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, इनके जूते वगैरह बनाते हैं, तो इनको सर्दी से बचाती है। इसकी हड्डियों से स्लेज, जो पहिए विहीन गाड़ी है जिसे रेंडियर खींचते हैं या कुत्ते खींचते हैं या बारहसिंगा जो खींचते हैं, तो वो स्लेज जो है वो भी इन सील मछली की हड्डियों से ये बनाते हैं। इसकी खाल के धागे से, इसकी छाल के अंदर से जो धागे निकलते हैं, तंते जो निकलते हैं, उसको धागे के रूप में ये काम में लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है हम इन प्रमुख बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। भोजन की प्राप्ति, चर्बी से ईंधन मिलता है, उष्मा अधिक प्रदान करते हैं, ये वस्त्र बना सकते हैं, हड्डियों से स्लेज बनाते हैं, और तंत्र जो होते हैं, तांत जो होते हैं, इससे ना धागे जो बनाते हैं, उनकी सिलाई वगैरह में काम आता है। तो वो भी इस प्रश्न का आंसर हम देख सकते हैं। इसके उपरांत हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छित अधिवासियों की विशेषता। तो ग्रामीण अधिवास की एक प्रकार है गुच्छित अधिवास, जिसे हम सघन अधिवास भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के इसमें गुच्छित अधिवास और सघन अधिवास के इसको कई बार नाम भी पूछ ले जाते हैं कि इनमें से क्या है क्या नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं या पूछ सकते हैं कि इसके बाकी के नाम बताइए। तो 1 नंबर के लिए प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। 2 नंबर के लिए यहाँ प्रश्न पूछा गया गुच्छित अधिवासियों की विशेषता, तो हमें विशेषता बताती है। अब गुच्छित शब्द से बना हुआ मतलब गुथा हुआ होगा, गुथा हुआ मतलब पास पास में होंगे। तो इनको अगर हम देखें तो इनकी अगर हम बात करें तो ये आवास पास पास में होते हैं। पहली विशेषता इसकी क्या हो गई कि ये आवास जो है कहाँ होते हैं, ये आवास पास पास में बने हुए होते हैं। दूसरा, अगर ये गुच्छित हैं, सभी लोग कहेंगे तो ये सुरक्षित स्थान पे बनाएंगे, तो जहाँ पे बाहर से सुरक्षा हो सके ऐसे खुले और ऊंचे क्षेत्रों के अंदर जो है अपने मकान बनाते हैं। सभी लोग एक साथ रहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं, इसे संकेंद्रित आवास भी कहते हैं। तो सभी लोग संकेंद्रित रहते हैं, तो बाहरी आक्रमण से, किसी प्रकार का कोई बाहरी इनके ऊपर संकट हो तो उससे खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। इसके उपरांत एक दूसरे के सुख दुख के भागी भी होते हैं, क्योंकि सभी साथ रहते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता जो है इनके अंदर अधिक होती है। इसके उपरांत अगर हम देखें तो यहाँ मकानों की जो संख्या है वो 40 से 50 तक या 100 तक भी हो सकती है, सैकड़ों मकान भी यहाँ पे हो सकते हैं। और नेक्स्ट बिंदु जो है हम इसमें देखें तो यहाँ पे जनसंख्या का जो संख्या है, इसकी जनसंख्या है, इसका उपलब्ध संसाधनों के आधार पर होती है। 500 से 1000 लोग इन मकानों के अंदर या इन आवासों के अंदर या इस प्रतिरूप के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ रहते हैं, तो पास पास रहते हैं मकान, बाहर से सुरक्षित स्थानों पे बनाते हैं, केंद्रित रहते हैं, इसलिए बाहरी आक्रमणों से मिलकर मुकाबला करते हैं, एक दूसरे के सुख के भागी होते हैं, सामाजिक प्रकारता अधिक होती है। मकानों की संख्या 40, 50 या सैकड़ों हो सकती है, और जनसंख्या जो है वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 तक या इससे अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक है। हम इनको और विस्तृत रूप से देखें तो जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन संसाधन या परिवहन की सुविधाएं, समाज वहाँ का किस प्रकार का है, राजनीतिक और आर्थिक कारक क्या है। तो ये सारे इसके बिंदु है, इसमें से हम किसी भी 2 बिंदुओं को जो है विस्तृत रूप से लिख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न को लिखने के लिए हम पहले फ्लो डायग्राम के अंदर एक प्रकार से एक जो हम वर्गीकरण जिस प्रकार से करते हैं, तो उस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को पहले लिख दें, कौन कौन से बिंदु उसके अंदर हैं, और फिर उनमें से किसी भी 2 का पूछा है तो किन्हीं भी 2 का जो है विस्तृत रूप से वर्णन कर सकते हैं। तो जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, परिवहन की सुविधाएं, सामाजिक जीवन, मनोवैज्ञानिक कारक में आता है ये, राजनीतिक और आर्थिक कारक किस प्रकार के हैं वहाँ के। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे 3 अंक के लिए प्रश्न बनते हैं, लघुत्तरात्मक ही है, लेकिन ये लघुत्तरात्मक का सेकंड टाइप है। और 3 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं, मतलब यहाँ हमारी शब्द सीमा जो है 150 शब्दों तक हो जाती है। एक प्रकार से लघु निबंधात्मक प्रश्न का ही छोटा रूप मान लीजिए इसको थोड़ा। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर अगर हम देखें तो हमारे जैसे जल स्वावलंबन आ गया प्रश्न है इसके अंदर कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर हम जल स्वावलंबन को देखें तो ये राजस्थान के द्वारा चलाई हुई, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई हुई एक परियोजना है। इस परियोजना के अंदर जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद को इसमें से बचाया जा सके, इस दृष्टि से इस परियोजना को लागू किया गया। इस परियोजना को अगर हम थोड़ा और विस्तृत रूप से जानें तो इसके चरण कौन कौन से हैं, कितने चरणों के अंदर ये शुरू हुई और कहाँ कहाँ से कौन कौन इसके लिए काम कर रहा है, क्या संगठन इसके लिए बनाए गए। तो अगर हम इसको देखें तो ये परियोजना जो है इसको हम इसका सबसे पहले रूप देखें, इसकी शुरुआत जो है 27 जनवरी 2016 से हुई और इसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नाम दिया गया। और उस समय राजस्थान के अंदर जो जिसके द्वारा यह चलाया गया तो वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न बन सकता है 1 नंबर के लिए भी। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेज कर, मतलब उसे बचा के, और गाँव को जल में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो बरसात का पानी होता है जो बह के चला जाता है नदी नालों के माध्यम से, तो उस पानी को रोका जाए
उसको रोकेंगे तो वो धरातल के अंदर जाएगा और धरातल के अंदर जाने के बाद वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाएगा। तो ये एक अभियान था, इसके अंदर जल को क्या करना था, सुरक्षित करना था, जल को बचाना था, वर्षा के जल को, एक एक बूंद को। जिस प्रकार हम वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं हमारी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है उन सब में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े जो है अभी पाइप वगैरह छतों के पानी को लाने के लिए और टैंक में संरक्षित रखते हैं, उससे हम पेड़ पौधों को पानी पिला सकते हैं, उसको फिल्टर करके पीने का हमें भी ले सकते हैं, या फिर वो वाटर लेवल जो होता है हमारा उसको भी रिचार्ज करता है। और इसको जो है विभिन्न चरणों के अंदर पूरा किया गया। अगर हम इसका पहला चरण देखें तो उस प्रथम चरण की जो शुरुआत है, इस अभियान के पहले चरण की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत होती है 27 जनवरी 2016 को, और ये चरण कब तक चलता है, 30 जून 2016 तक चलता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस चरण के अंदर जो है 295 पंचायत समितियों को और 3529 गाँवों को आपस में जोड़ा गया। और जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं और नवीन विधियां हैं, परंपरागत के अंदर तो तालाब, कुंड, बावड़ियाँ, टाँके, इनकी मरम्मत करना और इसमें पानी की आवक को, जो मार्ग हैं उनको सुनिश्चित करना, ऐसा है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा इसके अंदर जो था नई तकनीक, इसमें एनीकट बनाना, पानी के मार्ग को रोकना थोड़े समय के लिए, तो उससे गति कम हो तो उससे अपरदन वगैरह कम होगा, टाँके, मेड़बंदी आदि का कार्य जो है इसमें किया जाना, इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर जो है कार्य किया गया। इसका फिर इससे क्या प्राप्त हुआ, तो इसमें 26.5 लाख, लगभग 26.5 लाख पौधे लगाने थे और इस वृक्षारोपण को 5 साल तक संरक्षण भी करना था। और इसको संरक्षण करने का कार्य 9 तो सरकारी एजेंसियाँ थी, जिसमें भू संरक्षण हो गया, पर्यावरण, पंचायती राज हो गया, मनरेगा के द्वारा, कृषि, उद्यान, वन, जलदाय विभाग के द्वारा, जल संसाधन और भूग्रहण आदि 9 राजकीय विभाग थे इसके अंदर। इसके अलावा कुछ अन्य जो सामाजिक सांस्कृतिक समूह थे, आमजन था, या फिर जो एनजीओ वगैरह बनते हैं तो उन एनजीओ के द्वारा भी इनको संरक्षण प्रदान करना था। तो इसमें बारिश की एक एक बूंद को सहेजना, ये इसका कार्य था। इस प्रथम चरण के अंदर लगभग 1270 करोड़ रुपए की लागत आई, उससे 94,000 जो है निर्माण कार्य किए गए। इसके अंदर जो निर्माण कार्य किए गए, इसके अंदर एनीकट हो गया, मेड़बंदी, तालाब बनाना, है ना, बूंद बूंद सिंचाई विधि करना, फव्वारा विधि, उद्यानिकी, टाँका, ये कई सारी जो है विधियाँ इसके अंदर काम में ली गई। फिर इसका दूसरा चरण शुरू हुआ, तो इसका दूसरा चरण जो है वो 9 दिसंबर 2016 को प्रारंभ होता है और इस चरण के अंदर 4,200 नए गाँवों का चयन किया गया और इसमें 66 शहर भी जोड़े गए। प्रत्येक ज़िले में 2, हमारे 33 ज़िले हैं राजस्थान में, तो प्रत्येक ज़िले के 2 शहरों को इसके अंदर जोड़ा गया और इससे निर्मित बावड़ी, तालाब, जोहड़ आदि की मरम्मत का कार्य किया गया। और इस चरण के अंदर एक नई चीज़ और जुड़ी गई, इसमें रूफटॉप पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा परलोकेशन टैंक भी बनाए गए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो हो गई, लेकिन वो पानी आके कहाँ पे स्टोरेज हो, तो उसके लिए जो है टैंक बनाए गए, बड़े बड़े कुएं के आकार के जो है होज वगैरह ज़मीन के अंदर बनाए गए, उससे वो बारिश का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पाइप जो लगे हुए थे उनके माध्यम से उसके अंदर इकट्ठा हो सके। और इसके अंदर लगभग खर्च जो हुआ वो 2100 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य था। इसके बाद तीसरा चरण जो है वो 9 दिसंबर 2017 को शुरू होता है। पहला चरण, दूसरा चरण कब शुरू हुआ, 9 दिसंबर 2016 को। तीसरा चरण कब शुरू हुआ, 9 दिसंबर 2017 को। इसमें 4,240 गाँवों को सम्मिलित किया गया। इस अभियान में 21,000 गाँवों को लाभान्वित कर और उन्हें जल के रूप में आत्मनिर्भर बनाने का जो है कार्य किया गया। इस योजना के बारे में आप जानें तो अब तक इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के 3 पर जो है चरण आ गए। इसमें अब तक 4 लाख से अधिक पानी के ढांचे का निर्माण किया जा चुका है। 12,000 गांव जो है पानी के ढांचे में आत्मनिर्भर हो गए हैं। जियो टैगिंग एवं मोबाइल ऐप के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि वास्तविक रूप से कितना काम हो रहा है अथवा कितना कार्य नहीं हो रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी के अंदर बारिश के पानी को बचाने के, रोकने के लाभ वगैरह कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसको हम 3 चरणों में प्रमुख कर सकते हैं ना, इसका उद्देश्य क्या हुआ, कितना खर्च हो गया, तो इन चीज़ों को हम इसके अंदर जान सकते हैं। इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आप जानते ही हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम 6 रूपों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। उसके अंदर मानव संसाधन हो गया, प्रदेशों में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक संसाधन हैं, मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, मानव और वातावरण के मध्य आपसी समायोजन है, विभिन्न प्रदेशों के अंदर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और कालिक विश्लेषण है ना, कालिक अनुक्रम के नाम से हम जानते हैं। तो इन 6 बिंदुओं को जो है हम थोड़ा सा विस्तार से इनका लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर जो है हमें देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि नगरीय अधिवासियों की 6 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती है। इसमें संख्या दे दी कि 6 के बारे में पूछा है, नगरीय अधिवासियों की समस्याएं। तो नगरीय अधिवासियों की प्रमुख समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, जैसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है नगरों में, है ना, जैसे नगरीकरण होता है, वहाँ रोजगार वगैरह ज़्यादा हैं तो गाँव से जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्ति के लिए वहाँ जाते हैं, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ने से नगरों के आकार में बढ़ती हो जाती है, तो ये एक वहाँ की प्रमुख समस्या है।
दूसरा, वहाँ पे गंदी बस्तियों की समस्या हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि मकान वगैरह बना सके। तो वो जहाँ भी उनको जगह मिलती है, नाले के किनारे, रोड के किनारे या कहीं भी, तो वहाँ पे जो है बस्तियाँ बना के, जैसे कच्चे मकान बना के रहते हैं, तो गंदी बस्तियों का समस्या जो है वहाँ पे निर्मित हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च मूल्य पर बिकता है, क्योंकि सभी लोगों को आवश्यकता पूर्ति चाहिए तो वो मिल नहीं पाती है, तो उसके दाम में वृद्धि हो जाती है। खाद्यान्न के अंदर मिलावट होती है। अपराधों के बढ़ने की समस्या वहाँ बढ़ जाती है। सामाजिक आर्थिक विषमता की समस्या है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में कमी है। तो ये प्रमुख 8-10 समस्याएं हैं। इनमें से किसी भी समस्याओं को हम जो है विस्तृत रूप से यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कारिक और कृषि घनत्व को परिभाषित करते हुए इनकी उपयोगिता को समझाइए। तो कारिक और कृषि घनत्व के बारे में हम जानते हैं। पहले जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएंगे, जनसंख्या घनत्व होता क्या है ना। जनसंख्या घनत्व को बताने के बाद हम कारिक घनत्व की बात करेंगे। कारिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसके क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। फिर इसका हम जो है सूत्र लिख सकते हैं कि जैसे कारिक घनत्व से क्षेत्र की कुल समस्या और क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि जो है, जनसंख्या के अंदर अगर कृषि योग्य भूमि का भाग लगाएंगे तो वहाँ का कार्य घनत्व निकल के आएगा। दूसरा कृषि घनत्व है, तो कृषि घनत्व किसी प्रदेश या कृषि घनत्व उस प्रदेश की कुल कृषक जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात का द्योतक है। वहाँ के कुल कितने लोग कृषक हैं और कितनी वहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, इसका हमें पता लगाता है। इसके अंदर कृषक, कृषि मजदूर और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम कृषि घनत्व निकालें तो कृषि के संलग्न में कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे कृषि योग्य भूमि का, तो हमारे कृषि घनत्व निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। पहले 2 क्वेश्चन जो है हमारे मैप वाले आएंगे, उसके बाद निबंधात्मक आते हैं, लेकिन यहाँ क्रम जो है उस आधार पर ले लिया है। तो यहाँ पहले निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर प्रश्न किस प्रकार से बनता है उसको देखें हम। तो पहले चरण को अगर हम देखें इसके अंदर, तो माही बजाज सागर परियोजना को विस्तृत वर्णन कीजिए। अब विस्तृत वर्णन हमें करना है, लेकिन किन बिंदुओं के अंदर करना है वो हम इसमें दे रखा है कि वहाँ की एक तो स्थिति बतानी है कि कहाँ पे माही बजाज सागर परियोजना अवस्थित है। तो इसके अंदर हम पहले माही परियोजना के बारे में बताएंगे, फिर उसकी स्थिति कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्य के बीच में है ना। फिर इसके बाद या उनके बीच में कितना समझौता हो रखा है, इसको बारे में बताएंगे। उसका हम चित्र यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे माही परियोजना है, मध्य प्रदेश की महेंद्र झील से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर उल्टे ए के आकार में, यू के आकार में यहाँ पे बनती है। उसके उपरांत यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी है, जैसे कागजी पिकअप बांध बना है, या फिर कौन सी परियोजना बनी है, सोमम्मा कमला कहाँ है, कौन सी इसमें सहायक नदियाँ हैं, और ये फिर कहाँ से गुजरात में चली जाती है। तो इस चीज़ का हम जो है मैप बना सकते हैं। इसके बाद इसके प्रमुख चरण पूछे हैं, तो इसके हम जो हैं तीनों चरण इसके अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे इसकी स्थिति के बारे में हमने बताया, तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान के ऊपर माही नदी के ऊपर बांध बनाया हुआ है। इसमें 2 नहरें जाती है, 2 विद्युत ग्रह हैं, 2 लघु विद्युत ग्रह हैं और एक कागजी पिकअप बांध है। तो ये इसकी अवस्थिति के बारे में हो गया। इसके अंदर राजस्थान और गुजरात का 45 और 55% क्रमशः हिस्सा है, मतलब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके बाद इसका चरण पूछा है, तो इसके प्रमुख चरण 3 चरण हैं इसके। पहले चरण के अंदर बोरखेड़ा के अंदर बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण के अंदर डूंगरपुर में आनंदपुरी और सागवाड़ नामक 2 नहरें निकाली गई, जिनकी कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। तीसरे चरण के अंदर इसमें 2 विद्युत घरों का निर्माण किया गया, जो 140.95 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। फिर इसके प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो माही सागर जो परियोजना है इससे वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो पेयजल वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है लोगों को, वहाँ पे रोजगार बढ़ रहे हैं, कृषि के लिए काम बढ़ रहा है। माही बजाज सागर बनने से वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आया है। कृषि उद्योगों का वहाँ पे विकास हो रहा है। जो आदिवासी क्षेत्र है उस बाहुल्य की नई तकनीक या नई दिशा उनको प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। अगर आप इसी के दूसरे प्रश्न का चयन करते हैं, इसमें बुश्मन जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक दशाओं के बारे में अगर हमें जानना है, तो इसके बारे में अगर हम जानें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है। इसमें बिंदु दे रखे हैं कि वहाँ के निवास क्षेत्र बताने हैं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक दशाएं बतानी है। तो निवास क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि बुश्मन जो है अफ्रीका के अंदर रहते हैं। कहाँ से रहते हैं, तो 18 डिग्री से लेके और 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य यहाँ पे बेचवाना लैंड है, वहाँ रहते हैं। इसके उपरांत यहाँ पे पशुओं की क्या है स्थिति और क्या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं, है ना। तो ये मूल रूप से कालारी मरुस्थल में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और बेचवाना लैंड के अंदर ये लोग रहते हैं। तो इन क्षेत्रों के बारे में हमें यहाँ पे विस्तृत इनको बता सकते हैं कि इनकी स्थिति या निवास क्षेत्र क्या है, और इसका एक मैप बना सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद इनका आर्थिक स्वरूप या इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये लोग आखेट और औजार बर्तन जो हैं इनके, इसके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आखेट जो ये लोग करते हैं, तो इनका मुख्य कार्य ये आखेट करना है। तीर कमान और भाले की सहायता से आखेट करते हैं। अब इनके आखेट करने की कौन कौन सी विधियाँ, जैसे कीचड़ में फंसा के करते हैं, फंदे में फंसा के करते हैं, गड्ढों में गिरा के, जहरीला जल पिला के, या जंतुओं की नकल करने में माहिर होते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं तो वो इनसे आकर्षित होकर इनके पास आ जाते हैं और उसका आसानी से ये लोग शिकार कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को यहाँ पे सम्मिलित
कर सकते हैं। इसके बाद इनके औजार और बर्तनों की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे तो तीर कमान इनके औजार होते हैं, नुकीला डंडा, भाला, बच, अग्निदंड, जिनसे ये शिकार करते हैं वो सारी इनके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इनके बर्तन वगैरह जो हैं या आभूषण जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे से बनते हैं, उसकी पीसी हुई हड्डियों से वगैरह से, तो हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं। कितना क्या स्थिति है, कितनी दूर तक ये मार सकते हैं, पेड़ों की छाल को किस प्रकार रखते हैं, तो उन चीज़ों का हम यहाँ पे समावेश कर सकते हैं। इसके बाद इनका सामाजिक स्वरूप आता है। तो सामाजिक स्वरूप में इनकी भोजन की कि क्या खाते हैं, तो मूल रूप से भेड़ वगैरह को सर्वभक्षी होते हैं, सभी चीज़ खा लेते हैं। पूरी भेड़ को भी खा जाते हैं ये। शिकार करते हैं, मछली, पौधों की जड़ें, बेर, शहद, दीमक, चींटियाँ, इनके अंडे जो है इनके प्रिय भोजन होते हैं। और ताज़ा है और बासे भोजन में ये लोग विश्वास करते नहीं है। इसके बाद इनके वस्त्र की क्या क्या पहनते हैं, तो पुरुष लंगोट वगैरह पहनते हैं, है ना, टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर जाता है। इसके बाद महिलाएं जो है एप्रन वगैरह जो पहनती है उसे कह सकते हैं चौगा, जिसे स्थानीय भाषा में अक्रोस कहा जाता है। ये बिस्तरबंद होते हैं। इनके आवासों की बात हम कर सकते हैं, तो ये लोग वैसे ही शरण गुफाओं वगैरह में लेते हैं। टहनी घास फूस से अपने गुंबदाकार मकान बना लेते हैं। गाँव के अंदर 8-10 झोपड़ियाँ इनकी होती है, कुछ समय के लिए रहते हैं, स्थायी आवास नहीं बनाते ये। इसके बाद वातावरण के साथ इनका समायोजन क्या है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारे, भारत में जनसंख्या वितरण के असमान कारकों को विस्तार से समझाइए। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो असमान प्रतिरूप को हम देखें तो भारत में जनसंख्या के वितरण को पहले बताएंगे, जनसंख्या वितरण होता क्या है, फिर जनसंख्या वितरण इसमें से कौन कौन से कारक हैं, जैसे जलवायु है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ की सम जलवायु होगी या जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करेंगे, लेकिन जहाँ पे सामान्य प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करेंगे, मैदानी भागों के अंदर वगैरह। इसके बाद धरातल की स्थिति क्या है, तो धरातल अगर ऊबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, और वहीं पे धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ नहीं होगी, समतल होगा तो वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। इसी के बाद जल प्राप्ति, जल तो मूल रूप से है ही, रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो बिना पानी के जो है कोई भी संभव नहीं है, इसलिए जहाँ पे पानी ज़्यादा उपलब्ध होता है वहाँ ये लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। खनिज संसाधन होंगे तो वहाँ इनको आर्थिक और औद्योगिक नगरों का विकास, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इन क्षेत्रों के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम दामोदर घाटी को, छोटा नागपुर के पठार को, कालोर जैसे सघन क्षेत्रों को हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके उपरांत जो है परिवहन की सुविधाएं, तो मनुष्य के जीवन के अंदर परिवहन की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर्वतीय भागों के अंदर परिवहन जो है इतना विकसित नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे कम जनसंख्या रहती है, जबकि मैदानी भागों के अंदर जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, रेल परिवहन, चारों प्रकार के परिवहन जो है वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोग परिवहन जहाँ उपलब्ध होता है भारत में। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव के जो बसावट है उसकी, या मानव जिस स्थान पर रह रहा है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं इन चीज़ों को। जलवायु हो गई, धरातल हो गया, जल प्राप्ति हो गई, खनिज संसाधन हो गए, परिवहन की सुविधा है, सामाजिक कारक हैं, इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक कारक है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए इसके अंदर लिख सकते हैं। अंतिम रूप से हम निष्कर्ष रूप में दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें दे रखा है कि मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख प्रतिरूप बताइए। तो मानव अधिवास क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर निर्मित और विकसित आवासों को संगठित समूह का आवास करते हैं, जिसे मानव बस्ती भी कहा जाता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए इनको बनाता है, ये स्थायी और अस्थायी भी हो सकते हैं। फिर इनकी आकृतियों के बारे में बताना, जैसे रेखीय प्रतिरूप हो गया, तीर प्रतिरूप, त्रिज्या प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अर्य त्रिज्या प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, मधुसत्ता प्रतिरूप, या अन्य प्रकार के जो भी प्रतिरूप होते हैं उन सब प्रतिरूपों को हम यहाँ पे लिखें, और उनसे संबंधित जो चित्र हैं उनको बताएं, और उनके उदाहरण जो है हम यहाँ पे लिखें, तो हमारे इस प्रश्न का एक आदर्श आंसर होगा और हमें इसमें जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारे मैप में से बता रखा है कि प्रमुख 4 केंद्रों को बताना है। तो पर्थ, ओसाका, बीजिंग, पिट्सबर्ग, बर्किंगम, जोहान्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर वगैरह ये, तो हमने मैप से संबंधित एक पहले से वीडियो डाल रखे हैं, वर्ल्ड के अलग से डाल रखे हैं और इंडिया के अलग से डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एक मॉडल पेपर था। ऐसे ही मॉडल पेपरों की श्रृंखला जो है हम हर वीक आपके लिए लेके आएंगे। अगला जो मॉडल पेपर होगा हमारा वो राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित होगा, और उसके बाद फिर वापस से भूगोल के जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें से, और इन्हीं चैप्टरों के अंदर से अंतिम जब हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। अब तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 2 महीने आपके एग्ज़ाम के रहे हैं, लगभग 6 मई से आपके एग्ज़ाम हैं, और इन एग्जामों की आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, समय बहुत कम है, सिलेबस आपके पास लेंथी है, इस बार क्लासेस देरी से शुरू हुई है, तो आपको जो है पूरा ध्यान अपने स्टडी पे देना है, बाकी सब छोड़ों को आप छोड़ दें। इसी प्रकार हम आपके लिए और कोई वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें किसी प्रकार का आप संशोधन चाहते हैं कि इस प्रकार की नई चीज़ें इसके अंदर जोड़नी चाहिए, या फिर अगर कुछ अतिरिक्त उसको हटाना चाहिए, तो आप इन चीज़ों के बारे में हमें जो है कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आपको मैंने बताया कि इसका जो टेलीग्राम के ऊपर इसकी जो प्रश्नों के आंसर हैं उनकी आपको लिंक मिल जाएंगे
PDF वहाँ पे उपलब्ध होगी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो लाइव सेशन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।